मैं सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट MK आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम भारत के सबसे पावरफुल लोकोमोटिव इंजन के बारे में जानकारी देते हैं, जिसे WG-12 के नाम से जाना जाता है, जिसकी हॉर्स पावर 12,000 की होती है, जिसकी चौड़ाई 30-58 मिलीमीटर, लंबाई 38,400 मिलीमीटर तथा ऊंचाई 4,150 मिलीमीटर होती है। यह इतना पावरफुल होता है कि यह 6,000 टन से अधिक का लोड आसानी से सहन कर सकता है, इसलिए इसको केवल मालगाड़ी के लिए बनाया गया है। भारत में इसे अल्स्टॉम कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है। इस लोकोमोटिव की अधिकतम गति 100 किलोमीटर पर घंटा निर्धारित की गई है। इसकी स्पीड भविष्य में 120 किलोमीटर पर घंटा तक बढ़ाया जा सकता है। लोकोमोटिव में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन A या सेक्शन B। चलिए वीडियो में आपको पूरे सेफ्टी आइटम के बारे में नामों की जानकारी देते हैं।
ऐसे ऑयल चेकिंग पॉइंट हैं जिन्हें चार्ज लेते समय सहायक लोको पायलट द्वारा चेक किया जाता है। यदि तेल का लेवल इनमें से किसी कम पाया जाता है तो TLC को सूचित कर अग्रिम कार्रवाई की जाती है। प्रत्येक WG-12 में 2 सेक्शन होते हैं और प्रत्येक सेक्शन में लगे आइटम सब सेम होते हैं। जो सेक्शन ए में आइटम लगे होंगे वही सेक्शन बी में आइटम लगे होंगे। हम आपको सेक्शन ए के आइटम के बारे में पूरी लिस्ट दिखा रहे हैं जो कि वीडियो में दिख रहा है। आइए हम आप सबको WG-12 के लोको पायलट का केबिन और अंदर के मशीनरी रूम का कॉरिडोर दिखाते हैं और आपको वो सब चीज़ें दिखाते हैं जो आपको इसके पहले ही वीडियो में दिखाया गया है।
भारत का रेल नेटवर्क एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसके बड़े हिस्से में देश की रगों की तरह बिछी हुई रेल की पटरियां हैं। रेल मार्ग सिर्फ यात्रा के लिए ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और विकास के प्रतीक के रूप में भी महत्वपूर्ण है। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली, जो बोरीबंदर, बॉम्बे से ठाणे के बीच 34 किमी की यात्रा पर निकली थी। यह ट्रेन साबीर, सुल्तान और सिंध नामक 3 इंजनों द्वारा संचालित की गई थी। लगभग 400 यात्रियों को लेकर इस ट्रेन का उद्घाटन एक भव्य समारोह में किया गया, जहां भीड़ की जोरदार तालियों और 21 तोपों की सलामी के बीच ट्रेन निकली। इस ट्रेन ने 1 घंटा 15 मिनट में भारतीय रेलवे के सुनहरे अध्याय की शुरुआत की। इसे दक्षिणी से उत्तरी भारत तक फैले पूरे रेल नेटवर्क की नींव रखा। दरअसल रेलवे का विकास केवल परिवहन के लिए नहीं, बल्कि औपनिवेशिक उद्देश्यों के लिए भी किया गया था। इसके बाद से रेलवे ने 15 अगस्त 1854 को पहली यात्री ट्रेन हावड़ा से हुगली के लिए चलाकर पूर्वी भारत में परिवहन की सुविधा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इस तरह रेलवे की अलग अलग रूटों की शुरुआत हुई, जैसे कि इलाहाबाद से कानपुर तक 1899 में और हाथरस रोड से मथुरा छावनी तक 1875 में। 1880 तक भारतीय रेल प्रणाली का रूट माइलेज लगभग 9000 मील हो गया था। इसके साथ ही रेलवे वर्कशॉप्स का भी विकास हुआ, जैसे कि जमालपुर की वर्कशॉप 1862 में स्थापित की गई। यह धीरे धीरे भारत की प्रमुख औद्योगिक इकाई बन गई। दिल्ली जंक्शन, जो कि 1864 में स्थापित हुआ, आज देश का एक प्रमुख स्टेशन है। इसके रूट और जंक्शन नेटवर्क ने भी भारतीय रेल यात्रा को नया मोड़ दिया। इसके अतिरिक्त लखनऊ और दार्जिलिंग से आने वाले रेलवे कामों ने रेलवे के विस्तार को और गति दी। इन पहलुओं के साथ भारत में रेलवे न सिर्फ यात्रा के साधन के रूप में, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बन गया। आज यह हर भारतीय के जीवन का हिस्सा है, जो हमें जोड़ता है और हमारे सपनों की मंजिल तक पहुंचाता है। होम जनरल नॉलेज इन हिंदी। समसामयिक सामान्य ज्ञान। जाने कब चली भारत में पहली ट्रेन और क्या था इसका रूट? क्या आप जानते हैं कि देश की पहली ट्रेन कब और कहां से कहां तक चली थी? इस दिन को भारतीय रेल के इतिहास की शुरुआत और काफी खास दिन माना जाता है। आइए इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। बाय शिखा गोयल। Jan 9, 2023, 1835 ईस्ट इंडियाज फर्स्ट ट्रेन। भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भारत में गोरखपुर में है। कनेक्टिविटी का यह एक जटिल मैट्रिक्स
एक विशाल और व्यापक आबादी वाले देश में प्रदान करता है। साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों में ट्रेनों की प्रभावशाली आवृत्ति के साथ यह कई भारतीयों और पर्यटकों के लिए यात्रा का एक बहुत ही सुलभ तरीका भी है। एडवर्टाइजिंग। भारत में 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन बोरीबंदर, बॉम्बे और ठाणे के बीच 24 किमी की दूरी पर चली थी। यह साहिब, सुल्तान और सिंध नामक 3 इंजनों द्वारा संचालित की गई थी। औपचारिक उद्घाटन समारोह 16 अप्रैल 1853 को किया गया था, जब लगभग 400 यात्रियों को लेकर 14 रेल के डिब्बे लगभग दोपहर 3:30 बजे बोरीबंदर से एक विशाल भीड़ की जोरदार तालियों और 21 तोपों की सलामी के बीच रवाना हुई थी। यह शाम लगभग 4:45 बजे ठाणे पहुंची थी। यानी यह सफर इस ट्रेन ने 1 घंटा 15 मिनट में पूरा किया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अंग्रेजों ने भारत में रेलवे नेटवर्क की शुरुआत लोगों की जरूरत के लिए नहीं, बल्कि अपने माल की आवाजाही को प्राथमिकता देते हुए किया था। एडवर्टाइजमेंट। बता दें कि बॉम्बे को ठाणे, कल्याण और थाल और भोर घाटों के साथ जोड़ने के लिए रेलवे का विचार पहली बार 98 के भांडुप की यात्रा के दौरान बॉम्बे सरकार के चीफ इंजीनियर श्री जॉर्ज क्लार्क, मिस्टर जॉर्ज क्लार्क को आया था। पहली यात्री रेलगाड़ी फिर कोलकाता और मद्रास में भी चली थी। इस प्रकार ईस्ट इंडियन रेलवे के पहले खंड को सार्वजनिक यातायात के लिए खोल दिया गया, जिससे पूर्वी हिस्से में रेलवे परिवहन की शुरुआत हुई। एडवर्टाइजमेंट। दक्षिण में पहली लाइन 1 जुलाई 1854 को मद्रास रेलवे कंपनी द्वारा खोली गई थी। यह व्यासपदी जीवा निलयम, व्यासारपादी जीवा निलयम, व्यासारपेडी और वालाजाह रोड आरकोट के बीच से 3 मील की दूरी पर चली थी। उत्तर में 3 मार्च 1859 को इलाहाबाद से कानपुर तक 119 मील लंबी लाइन बिछाई गई थी। हाथरस रोड से मथुरा छावनी तक का पहला खंड 19 अक्टूबर 1875 को यातायात के लिए खोल दिया गया था। यह छोटी शुरुआत थी, जो कि पूरे देश में रेलवे लाइनों के नेटवर्क के रूप में विकसित हुई। 1880 तक भारतीय रेल प्रणाली का रूट माइलेज लगभग 9000 मील था। एडवर्टाइजमेंट। कुछ अन्य तथ्य। पहली रेलवे वर्कशॉप 1865 में बिहार के मुंगेर के पास जमालपुर में स्थापित की गई थी। यह धीरे धीरे भारत की प्रमुख औद्योगिक इकाई में से एक बन गई, जिसमें लोहा और इस्पात फाउंड्री, रोलिंग मिल और बहुत कुछ था। 1964 में दिल्ली जंक्शन, शहर का सबसे पुराना, यह एक प्रमुख स्टेशन और जंक्शन था और आज तक बना हुआ है। यह पहली बार 1864 में चांदनी चौक के पास स्थापित किया गया था, जब हावड़ा, कलकत्ता से ट्रेनों का संचालन दिल्ली तक शुरू हुआ था। उत्तर में अगला महत्वपूर्ण स्टेशन लखनऊ था। यह अवध और रोहिलखंड रेलवे ORR का मुख्यालय था, जिसकी लखनऊ से कानपुर तक पहली लाइन अप्रैल 1867 में बिछाई गई थी। 1964 में जापान ने अपनी पहली हाई स्पीड ट्रेन शिंकेनसन का उद्घाटन किया। इस लॉन्च के साथ ही वह समय की गति को तेज करने का एक नया अध्याय शुरू हुआ। लेकिन इस नई तकनीक के साथ एक बड़ी समस्या जोड़ी गई। ट्रेन की गति इतनी तेज थी कि इसके दौड़ते समय उत्पन्न होने वाली आवाज ने आसपास के लोगों की जीवन शैली को प्रभावित करना शुरू कर दिया। विशेषकर जब ट्रेनें सुरंगों से निकलती थीं, तो उनकी आवाज हृदय विदारक होती थी, जिससे आसपास रहने वाले लोग परेशान हो गए। समस्या की गंभीरता को देखते हुए इंजीनियरों ने एक अभिनव समाधान खोजने का निर्णय लिया। तभी उनकी नजर एक साधारण पक्षी, पिका बर्ड। यह पक्षी अपने तेज उड़ान के दौरान ऊंचाई के बदलाव के साथ साथ सुरंगों में प्रवेश करते समय कम आवाज करता था। इसकी चुप रहने की क्षमता ने इंजीनियरों को प्रेरित किया। उन्होंने समझा कि यदि वे ट्रेन के डिजाइन में बदलाव करें और उसे पिका बर्ड के स्वरूप के समान बनाएं, तो आवाज को कम किया जा सकता है। इस विचार के आधार पर इंजीनियरों ने ट्रेन के अग्रभाग का डिजाइन बदलना शुरू किया। उन्होंने न केवल इसे अधिक वायुगतिकीय बनाया, बल्कि इसके आकार को भी पक्षी की तरह बनाया, जिससे एयर फ्लो बेहतर हो सके। जैसे ही डिजाइन में सुधार हुआ, नए शिंकेनसन ने सुगमता से सुरंगों में प्रवेश करना शुरू कर दिया और उसकी आवाज में भी उल्लेखनीय कमी आई। इस प्रक्रिया ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि प्रकृति से सीखने में कितनी शक्ति है। इस प्रकार
एक साधारण पक्षी ने न केवल तकनीकी समस्या का समाधान किया, बल्कि जापान की हाई स्पीड ट्रेन को दुनिया की सबसे तेज और शांति से चलने वाली ट्रेन बनाने में भी मदद की। अब शिनकानसेन केवल गति में ही नहीं, बल्कि शांतिपूर्वक यात्रा कराने में भी अविस्मरणीय बना हुआ है। यह न केवल भावी इंजीनियरों के लिए एक अध्ययन का विषय है, बल्कि यह प्रकृति की प्रेरणा को भी दर्शाता है। इस प्रकार जापान ने न केवल अपनी यात्राओं को सुविधाजनक बनाया, बल्कि दर्शाया कि कैसे एक सरल अदृश्यता सब कुछ बदल सकती है। इससे एक बार फिर साबित हो गया कि प्रकृति से बड़ा इंजीनियर कोई नहीं है। किंगफिशर एक छोटा सा रंग बिरंगा पक्षी है जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए पानी में गोता लगाता है। इसकी चोंच आगे से संकरी होती है और पीछे की तरफ चौड़ी होती जाती है। इससे इसे पानी में गोता लगाने में मदद मिलती है। जापान ने 1964 में ही हाई स्पीड ट्रेन बना ली थी। इसे आज भी इंजीनियरिंग का नगीना माना जाता है। उसने लगातार रफ्तार, क्षमता और सुरक्षा को बढ़ाते हुए बुलेट ट्रेनें पटरी पर उतारी। जापान रेलवे ईस्ट की E5 बुलेट ट्रेन 320 किमी घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, जो राजधानी टोक्यो से शिनाओमोरी की ओर जाती है। आमतौर पर जापान में जीवन के मामले में सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। यह बेहद कम अपराध वाला एक बेहद सुरक्षित और व्यवस्थित देश है। यहाँ का माहौल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों, जोड़ों, अकेले यात्रियों और परिवारों के लिए भी बिल्कुल उपयुक्त है। यह तभी संभव है जब देश की परिवहन प्रणाली आरामदेह और सुरक्षित हो। अविश्वसनीय रूप से सुरक्षित होने के साथ साथ जापान की रेलगाड़ियां काफी ज्यादा साफ सुथरी भी हैं। किसी भी देश में शायद ही इससे बेहतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मौजूद हो। जापान अपनी सुपरफास्ट ट्रेनों, विशेष रूप से अपनी शिनकानसेन बुलेट ट्रेनों के लिए जाना जाता है। विशेष ऑटोमेटिक एयर ब्रेक स्पीड के मामले में सबसे तेज होने के बावजूद जापान की रेलगाड़ियां बेहद सुरक्षित हैं। लगभग 50 वर्षों की निरंतर सेवा में कोई यात्री दुर्घटना नहीं हुई है। शिनकानसेन ट्रेनों में भूकंप के लिए विशेष ऑटोमेटिक एयर ब्रेक की सुविधा होती है और N700 सुप्रीम शिनकानसेन जैसी नवीनतम ट्रेनों में पूर्ण सक्रिय निलंबन और भूकंप और अन्य आपात स्थितियों के दौरान सुरक्षा स्टॉप के लिए एक नया ATC ब्रेकिंग सिस्टम होता है। इस बीच अल्फा एक्स में सबसे नई सुरक्षा तकनीक भी शामिल है। भूकंप जैसी आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित और त्वरित रुकने के लिए ट्रेन टेक्नोलॉजी के एक नए सेट के साथ आती है। इनमें पारंपरिक ब्रेकिंग सिस्टम के अलावा छत पर एयर ब्रेक और धीमा करने के लिए रेल के पास चुंबकीय प्लेटें शामिल हैं। 602 किमी घंटा सबसे तेज की स्पीड 515 किलोमीटर लंबी टोकेडो शिनकानसेन दुनिया की सबसे व्यस्त हाई स्पीड रेल लाइन है, जिसके 1964 में टोक्यो ओलंपिक के लिए उद्घाटन से लेकर 2010 तक 9 बिलियन यात्रियों ने यात्रा की है। जापान में ज्यादातर लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं। एक अनुमान के अनुसार प्रतिदिन 64 मिलियन लोग यहाँ ट्रेनों में चलते हैं। यह दुनिया में किसी और देश की तुलना में सर्वाधिक संख्या है। सबसे तेज ट्रेन का विश्व रिकॉर्ड जापानी L0 सीरीज मैग्लेव के नाम है, जिसकी स्पीड रिकॉर्ड 374 मील प्रति घंटे या 602 किमी घंटा है। हालांकि यह एक विशेष ट्रेन है जिसे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। उदाहरण के लिए अल्फा एक्स ट्रेन शिनकानसेन जापान में सबसे तेज ट्रेनों में से एक है और टोक्यो से साप्पोरो तक की यात्रा 3 घंटे में कर सकती है, एक ऐसा रूट जिस पर हाल ही में 7 घंटे लगते थे। शिनकानसेन ने अकेले अपनी सेवा के पहले वर्ष में 11 मिलियन यात्रियों को पहुंचाया है। सुनने में थोड़ी हैरानगी होगी कि दुनिया के 51 सबसे व्यस्त ट्रेन स्टेशनों में से 45 जापान में हैं। सबसे बड़ा और व्यस्त स्टेशन टोक्यो में शिंजुकू स्टेशन है, जहां से हर दिन 6 मिलियन ट्रेन यात्री गुजरते हैं। यह इतना बड़ा परिसर है कि यात्रियों को बिना भटके स्टेशन पर अपने स्थान पर पहुंचने में मदद करने के लिए एक विशेष ऐप डिजाइन किया गया। जापान के अन्य सबसे व्यस्त स्टेशनों में शिबुया, उमेदा, इकेबुकुरो और योकोहामा शामिल हैं। देश के स्टेशन भी विविधताएं लिए और बेहद सुंदर हैं। चीन में बिछाई गई पहली दर्ज की गई रेलवे पटरी 600 मीटर 1969 फीट लंबी लघु गेज प्रदर्शन लाइन थी, जिसे एक ब्रिटिश व्यापारी ने रेल तकनीक का प्रदर्शन करने के लिए 1865 में बीजिंग में जुआनवुमेन सिटी गेट के बाहर इकट्ठा किया था। किंग सरकार रुचि नहीं रखती थी और उसने लाइन को खत्म कर दिया था। वाणिज्यिक सेवा में प्रवेश करने वाला पहला रेल मार्ग वुसंग रेलवे था, जो शंघाई से वुसंग
आधुनिक शंघाई का बाओशान जिला तक 925 मील 89 किमी का रेल मार्ग था, जो 1876 में खोला गया था। यह भी अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, किंग सरकार की मंजूरी के बिना, जिसने 1 साल बाद लाइन को खत्म कर दिया था। प्रथम चीन जापानी युद्ध में चीन की हार तक सरकार रेलवे निर्माण के प्रति शत्रुतापूर्ण रही। 1911 तक चीन में लगभग 9000 किमी 5592 मील रेल मार्ग थे, जिनका अधिकांश डिजाइन, निर्माण, स्वामित्व और संचालन विदेशी कंपनियों द्वारा किया जाता था। यह अभी भी औद्योगिक दुनिया से काफी पीछे था। उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 83,000 किमी 236,121 मील रेल थी। चीनी द्वारा डिजाइन और निर्मित पहला रेलवे बीजिंग झांगजियाकौ रेलवे था, जिसे 1905 से 1909 के बीच बनाया गया था, जो पहाड़ी इलाकों के कारण एक मुश्किल काम था। इस रेलवे के मुख्य इंजीनियर झान तियानयू थे, जिन्हें चीन के रेलवे के पिता के रूप में जाना जाता है। 1912 से 1939 तक चीन गणराज्य के युग के दौरान बार बार होने वाले गृह युद्धों और दूसरे चीन जापानी युद्ध में जापान के आक्रमण के कारण चीन में रेलवे नेटवर्क का विकास धीमा हो गया। कुछ अपवादों में से एक पूर्वोत्तर चीन, मंचूरिया था। रूसी साम्राज्य ने 1908 में चीनी पूर्वी रेलवे खोली। रूसो जापानी युद्ध 1904-1905 के बाद जापानियों ने चांगचुन के दक्षिण में चीनी पूर्वी रेलवे के हिस्से पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जिसका इस्तेमाल उन्होंने 1906 में दक्षिण मंचूरिया रेलवे कंपनी SMR बनाने के लिए किया। मंचूरिया की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में इसके व्यापक प्रभाव के कारण इस कंपनी को अक्सर चीन में जापान की ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में संदर्भित किया जाता था। 1912 से 1931 तक फेंगटियन सरदारों के शासनकाल के दौरान कई निजी स्वामित्व वाली रेलवे कंपनियों का गठन किया गया था। 1930 के दशक के अंत में रेलवे निवेश का कुछ हिस्सा व्यवसायी और राजनेता टीवी सूंग से जुड़े चाइना डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया था। 18 सितंबर 1931 को मंचूरिया पर आक्रमण करने और उसके बाद मंचुको नामक कठपुतली राज्य की स्थापना के बहाने जापानियों द्वारा मुग्धेन घटना का मंचन करने के बाद निजी रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया और मंचुको राष्ट्रीय रेलवे MNR बनाने के लिए विलय कर दिया गया। 1933 में जापानियों ने सोवियत संघ से चीनी पूर्वी रेलवे के उत्तरी हिस्से को खरीदा और इसे MNR में मिला दिया। MNR और SMR के अलावा चीन के जापानी कब्जे वाले हिस्सों में कई अन्य रेलवे कंपनियां स्थापित की गईं, जिनमें नॉर्थ चाइना ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, सेंट्रल चाइना रेलवे और ईस्ट मंचूरिया रेलवे शामिल हैं। 1928 में दूसरे सिनो जापानी युद्ध के ठीक बाद 27,000 किमी 16,777 मील रेल थी, जिसमें से लगभग आधी 13,000 किमी 8,178 मील मंचूरिया में स्थित थी। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के बाद माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में नई सरकार ने रेलवे नेटवर्क में भारी निवेश किया। 1950 के दशक से लेकर 70 के दशक तक विशेष रूप से पश्चिमी चीन में लाइनों का विस्तार किया गया। एक उदाहरण लांचो से उरुमकी तक 900 किमी 981 मील रेल मार्ग है, जिसका निर्माण 1952 और 1962 के बीच किया गया था। दक्षिण पश्चिमी चीन में, जहां कठिन भूभाग प्रचलित है, कई पर्वतीय रेल मार्गों का निर्माण किया गया, जैसे कि बाओजी चेंगदू रेलवे, जिसका निर्माण 1950 का 50 के दशक में हुआ था, और चेंगकुन रेलवे, जिसका निर्माण 1970 के दशक में हुआ था। इस पर्वतश्रृंग के तिब्बत तक का रेल मार्ग, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल मार्ग है, आखिरकार 2006 में पूरा हुआ और जनता के लिए खोल दिया गया। 1943 से चीनी रेलवे नेटवर्क का आकार न केवल विस्तारित हुआ है, बल्कि इसने महान तकनीकी प्रगति भी देखी है। 1980 के दशक से पहले अधिकांश रेलवे भाप से चलती थीं। चीन का पहला डीजल इंजन डोंगफेंग 1958 में पेश किया गया था और उनका पहला उत्पादन मॉडल डीजल DF4 1969 में पेश किया गया। हालांकि शुरुआती DF4s में समस्याओं के कारण शुरुआती डीजलीकरण के प्रयास धीमे हो गए और भाप इंजन का उत्पादन 1980 के दशक के अंत तक जारी रहा।
1980 और 90 के दशक के दौरान डीजल और इलेक्ट्रिक इंजनों ने मुख्य लाइनों पर भाप इंजनों की जगह ले ली। हालांकि 21वीं सदी तक भाप इंजन कुछ प्रांतीय रेल मार्गों से सेवानिवृत्त नहीं हुए। दिसंबर 2005 चीन में रेल का विस्तार 1965 में तीसरे मोर्चे के अभियान के साथ काफी हुआ, जिसका उद्देश्य सोवियत संघ या संयुक्त राज्य अमेरिका के आक्रमण की स्थिति में चीन के ऊबड़-खाबड़ अंदरूनी हिस्सों में बुनियादी उद्योग और राष्ट्रीय रक्षा उद्योग का विकास करना था। 1990 से 2001 तक औसतन 8022 किमी 608 मील नई रेलवे, 800 से 26 किमी 520 मील मल्टी ट्रैक और 966 किमी 568 मील विद्युतीकृत रेलवे को सालाना यातायात के लिए खोला गया, जो पिछले 10 वर्षों की तुलना में क्रमशः 24 गुना 7 गुना और 8 गुना वृद्धि है। 2004 के अंत में परिचालन में रेलवे 74,200 किमी 84,106 मील तक पहुंच गया, जिसमें 24,100 किमी 14,975 मील मल्टी ट्रैक और 28,900 किमी 11,744 मील विद्युतीकृत रेलवे शामिल हैं। 1957 से अब तक ट्रेन की गति में 6 बार उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। एक्सप्रेस ट्रेनों की अधिकतम गति 120 से बढ़कर 200 किमी घंटा 75 से 124 मील प्रति घंटा हो गई है, और यात्री ट्रेनें धमनी रेल मार्गों के कुछ खंडों पर 350 किमी घंटा 220 मील प्रति घंटा की। सर निकोलस आई ने ऑस्ट्रियाई इंजीनियर फ्रांज गेर्स्टनर को रूस का पहला रेलवे बनाने का काम सौंपा, जो सेंट पीटर्सबर्ग और शाही निवास जारस्कोए सेलो के बीच एक प्रायोगिक मार्ग था। इसे जारस्कोसेल्स्की रेलवे कहा जाता था। भाप इंजन और गाड़ियां इंग्लैंड और बेल्जियम से लाई गईं और 3000 से अधिक लोगों ने 17 महीनों में रेल मार्ग का निर्माण किया। ट्रेन की पहली यात्रा अक्टूबर 1837 में शुरू हुई, जिसकी गति पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। रेलवे ने अपने पहले वर्ष में 700,000 यात्रियों को परिवहन किया और 80 वर्षों तक स्वतंत्र रूप से चला। इस रेलवे प्रयोग ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य में परिवहन में क्रांति ला दी। रेलवे विशेषज्ञ व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते थे और वैज्ञानिक और इंजीनियर रूस के अपने नेटवर्क को विकसित करने के लिए प्रयोग और अनुसंधान कर सकते थे। रूस का पहला रेलवे स्टेशन सेंट पीटर्सबर्ग में जारस्कोसेल्स्की स्टेशन था, जिसे आज विटेब्स्की स्टेशन कहा जाता है, और यह सेंट पीटर्सबर्ग की सबसे शानदार आर्ट नोव्यू इमारतों में से एक है। रेलवे मार्ग आज भी चालू है और यह एक शानदार शाही निवास जारस्कोए सेलो तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता है। रूसी रेलवे नेटवर्क इतना लंबा है कि यह दुनिया की 2 बार से ज्यादा परिक्रमा कर सकता है। इसमें दुनिया की सबसे लंबी रेल यात्रा ट्रांस साइबेरियन शाकोने शामिल है, जो यात्रियों को मॉस्को और व्लादिवोस्तोक के बीच 9,300 किमी की दूरी तय कराती है। साथ ही पश्चिमी यूरोप से लेकर सुदूर पूर्व तक 1 दर्जन से ज्यादा देशों के लिए सीधी संपर्क सेवा भी देती है। हर साल देश भर में 8 बिलियन से ज्यादा यात्री और 8 बिलियन टन माल यात्रा करते हैं। इन पटरियों ने रूसी इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अक्टूबर क्रांति की पूर्व संध्या पर लेनिन को रूस वापस लाया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लेनिनग्राद के भूखे लोगों तक जमी हुई लेक लाडोगा के पार आपूर्ति पहुंचाई। हमारी रीत है। लेकिन यह सब कहां से शुरू हुआ? 1816 में, जब वह सिर्फ किशोर थे, भावी जार निकोलस आई ने इंग्लैंड का दौरा किया और देश भर में भाप से चलने वाले इंजनों को देखकर आश्चर्यचकित हुए। निकोलस को नए इंजनों पर सवारी करना बहुत पसंद था, यहाँ तक कि वे खुद भी उनके भट्टियों में कोयला डालने में मदद करते थे। अगले कुछ दशकों में यूरोप में यह स्पष्ट हो गया कि भाप से चलने वाली रेलगाड़ियां यात्रियों और माल के परिवहन में क्रांति लाने वाली औद्योगिक सनसनी थीं, और इंजीनियरिंग की इस उपलब्धि ने निकोलस का ध्यान आकर्षित किया कि ईमानदारी पाची थी। 1834 में जब निकोलस से ऑस्ट्रिया की पहली रेलवे के निर्माण के लिए जिम्मेदार इंजीनियर फ्रांज गेर्स्टनर ने मुलाकात की। गेर्स्टनर ने जार को बताया कि रेलवे से रूस से ज्यादा किसी देश को फायदा नहीं होगा। यह व्यापार और यात्रा के लिए एक बेजोड़ अवसर प्रदान करेगा, जो रूस के जमे हुए जलमार्गों पर बातचीत करने या गाड़ियों के काफिले में हजारों किलोमीटर की दूरी तय करने का विकल्प होगा। बहुत चर्चा के बाद गेर्स्टनर को रूस की पहली रेलवे बनाने का काम दिया गया, लेकिन यह पहला मार्ग सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को के बीच नहीं बनाया जाएगा। इंजीनियरिंग की ऐसी उपलब्धि को परखने में कई साल लग जाते। इसके बजाय यह तय किया गया कि रूस की पहली प्रायोगिक रेलवे लाइन शाही निवास जारस्कोए सेलो, राजधानी के बाहर शाही देश का निवास, और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच बनाई जाएगी। इसका नाम जारस्कोसेल्स्की रेलवे रखा जाएगा।
23 अक्टूबर 1883 को त्सार्स्को-सेल्स्की रेलवे खोला गया। पहली यात्रा स्टीम लोकोमोटिव प्रोवोर्नी द्वारा की गई थी, जिसका रूसी में अर्थ है फुर्तीला, और इसका निर्माण दुनिया की पहली लोकोमोटिव फैक्ट्री स्टीफेंसन फैक्ट्री में किया गया था। ट्रेन को फ्रांस गेर्स्नर ने खुद चलाया था। अगले 35 मिनट में ट्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग से त्सार्स्को-सेलो तक का सफर तय किया, जिसकी गति 60 किमी घंटा से थोड़ी अधिक थी। 1837 में रूस का पहला रेलवे स्टेशन त्सार्स्को-सेल्स्की स्टेशन का निर्माण किया गया था। स्टेशन को शुरू में भव्य फोंटंका नदी पर स्थित होना था, लेकिन रेलवे द्वारा अपने नियोजित बजट को पार करने के बाद एक मंजिला लकड़ी का स्टेशन उपनगरों में जागोरोडनी प्रॉस्पेक्ट पर बनाया गया था। आज पूर्व त्सार्स्को-सेल्स्की स्टेशन सेंट पीटर्सबर्ग की सबसे पहचानने योग्य इमारतों में से एक है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में साधारण इमारत का नाम बदलकर विटेब्स्की स्टेशन कर दिया गया और इसे आर्ट नोव्यू वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति में बदल दिया गया, जिसके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। 1967 में रूसी रेलवे के पहले उद्घाटन के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विटेब्स्की स्टेशन पर एक विशेष स्मारक स्थापित किया गया था। प्रोवोर्नई लोकोमोटिव की प्रतिकृति आप आज भी विटेब्स्की स्टेशन से त्सार्स्को-सेलो तक ट्रेन ले सकते हैं। हालांकि यह 1837 की तुलना में थोड़ा अलग लग सकता है, क्योंकि आप आधुनिक इलेक्ट्रिक का पर सोवियत संघ के बाद के उपनगरों से गुजरते हैं। यदि आप रूसी रेलवे के इतिहास में रुचि रखते हैं तो सेंट पीटर्सबर्ग के बाल्टिक रेलवे स्टेशन के पास स्थित रूसी रेलवे संग्रहालय जाएंगे। और यदि आप अपने लिए रूसी रेलमार्ग यात्रा का अनुभव करना चाहते हैं तो एक्सप्रेस टू रशिया के टूर में से एक बुक क्यों न करें। ऐसे ही रेलवे संबंधित जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।